हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु के बारे में हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। ओके, चैप्टर में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोजन के जो नियम थे वहां से लेकर हम चले थे। एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा ये नियम दिए गए थे। रासायनिक संयोजन से आप लोग क्या समझते हैं, यानी केमिकली कोई चीज कंबाइन हो रही है और कोई चीज की बात कर रहे हैं, यानी पदार्थ। ओके, वो पदार्थ आपका तत्व हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, जो आपस में अभिक्रिया करके संयोजित हो रहे हैं, यानी रिएक्शन के बाद कंबाइन हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। आपके सिलेबस में दो मुख्य नियम यहाँ पर बताए गए थे। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ओके, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो कि लेवोशियर द्वारा दिया गया था, उन्होंने क्या बोला, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी जहां पर हम केमिकली कंबाइन होने की बात कर रहे हैं, वहां पर कोई भी जो तत्व हैं या फिर आपके यौगिक हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद या फिर किसी भी तरह से अभिक्रिया में वो टूट भी सकते हैं, नए पदार्थ बन सकते हैं अलग अलग। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करेगी। और ये नियम है क्या, ये नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो है उसमें ना तो किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है, ना ही किसी प्रकार की कमी आ रही है। वृद्धि कब होगी, जब नया पदार्थ आपका नया जो द्रव्य है, द्रव्य आपका उत्पन्न होगा तो द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। अगर द्रव्य आपका नष्ट होगा तो द्रव्यमान में कमी आ गई। तो द्रव्यमान में वृद्धि नहीं हो रही है, यानी द्रव्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। द्रव्यमान में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है, यानी द्रव्य नष्ट भी नहीं हो रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आप दूसरी तरह से किस प्रकार बता सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। ठीक है ना, या द्रव्यमान में ना तो किसी प्रकार की वृद्धि होती है और ना ही किसी प्रकार की कमी आती है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ओके, ये हमने यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल से भी समझा था। इसके बाद बात करते हैं स्थिर अनुपात के नियम की। ये भी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया है, जहां पर क्या कहा जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप किसी रासायनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट है, चाहे वो कंपाउंड है, कुछ भी, ठीक, आपका प्रोडक्ट है कोई भी है, तो कंपाउंड होना चाहिए। आपका कंपाउंड की बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड में क्या होंगे, अलग अलग उसके कंपोनेंट एलिमेंट्स होंगे। ओके, यानी कि अलग अलग उसके तत्व होंगे, तत्वों से मिलकर के आपका यौगिक बन रहा है, तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के यौगिक बन रहा है। तो वहां पर आप क्या कहते हैं कि किसी भी यौगिक में जो भी तत्व आपस में जुड़े हैं, उन तत्वों के जो भार का अनुपात होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, चाहे उस यौगिक को आप किसी भी विधि से बना रहे हैं या किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से आप उसको प्राप्त कर रहे हैं, वो अनुपात हमेशा ही स्थिर रहेगा। ये स्थिर अनुपात का नियम है जो कि जोसेफ प्राउस द्वारा आपका दिया गया था। ओके, इसके अलावा हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे वाटर की बात की थी। वाटर आपका एक कंपाउंड है जिसमें कि दो आप एलिमेंट्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और दोनों के भार का अनुपात हमेशा ही 1:8 रहेगा, ऐसा आपने यहाँ पर पढ़ा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई सा भी आप यौगिक ले लीजिए, उसमें जो भी तत्व हैं उनके भारों का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ पर पढ़ा, जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था 1808 में। उन्होंने भी परमाणु की बात की। अब परमाणु क्या होता है, दार्शनिक अवधारणाएं हमने बहुत सारी देखी कि जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं, जिसको हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बहुत सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ है, और इन्हीं सूक्ष्मतम कणों को क्या नाम दिया गया, परमाणु नाम दिया गया था, जिनको ग्रीक दार्शनिक ने परमाणु माना था। ठीक है ना,
उसके बाद डाल्टन ने पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया अपने परमाणुओं के लिए, जिसकी अलग अलग अवधारणाएं थी, जिनमें उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये सूक्ष्म कणों में भी कुछ कण बहुत सूक्ष्मतम है, उन सूक्ष्मतम कणों को उन्होंने परमाणु नाम दिया। फिर उन्होंने क्या बोला कि ये जो सूक्ष्मतम कण है, क्योंकि सूक्ष्मतम है, कि सबसे छोटे हैं, इससे छोटा कुछ नहीं हो पाएगा, यानी डिवीजन में नहीं जा पाएगा, इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, तो ये कैसा है, इनडिविजिबल है, यानी अविभाज्य, विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए कैसा है, अविभाज्य। तो उन्होंने बोला परमाणु जो है आपका वो अविभाज्य कण है और रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा किसी भी एक तत्व के जो परमाणु होंगे सारे आइडेंटिकल नेचर के होंगे, यानी कि एक समान होंगे, चाहे परमाणु के द्रव्यमान की बात करें, रासायनिक गुणों की बात करें, भौतिक गुणों की बात करें, तो सारे परमाणु एक तत्व के एक समान होंगे। वहीं पर अगर आप विभिन्न तत्वों की बात करते हैं, अलग अलग तत्वों की बात करते हैं, तो उनके जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे वो अलग अलग होंगे एक दूसरे से, यानी वो भिन्नता प्रदर्शित करेंगे एक दूसरे से, और उनके सभी गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, इसके अतिरिक्त परमाणु क्या होते हैं, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में कंबाइन होते हैं और तब यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हमने वाटर की बात की, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों के परमाणुओं का अनुपात 2:1 है, और इसी अनुपात में वो हमेशा जुड़ेंगे जब हम किसकी बात करेंगे, वाटर के फॉर्मेशन की बात करेंगे, और किसी दिए गए यौगिक में सापेक्ष संख्या और परमाणुओं के प्रकार स्थिर होते हैं, ये हमने पढ़ा। ओके, तो परमाणु आपका क्या हो गया, परमाणु आपका पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग हो गया, जिसको फर्दर डिवीजन में नहीं ले जाया जा पा रहा है। अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अनुसार परमाणु क्या है, अविभाज्य है, और सूक्ष्मतम कण है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और उसके और छोटे पार्ट हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है ना। ये आपका कुछ परमाणु है इस प्रकार का, ये एक पदार्थ है, उसमें ये छोटे छोटे आपके परमाणु लगे हैं। आगे जब आप परमाणु को पढ़ते हैं, जब बहुत सारे आगे एक्सपेरिमेंट हुए तो उनमें पता चला कि परमाणु के अंदर और भी कुछ अवपरमाणुक कण है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिन्हें कहते हैं, जिनमें की इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की हुई, देन न्यूट्रॉन की हुई, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी उसके अंदर हैं, यानी वो अविभाज्य नहीं, ठीक है ना। तो डाल्टन ने उसे अविभाज्य बताया, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट हुए उनमें ये सिद्ध हो गया कि अविभाज्य नहीं है, और उसमें छोटे छोटे कण है वहां पर, जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं। देन अगर कोई परमाणु है, उसको गोले के समान माना गया एक, तो उस गोले की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, जो यहाँ पर नैनोमीटर में बताई गई है। बहुत छोटा है क्योंकि परमाणु, जिसे हम ऐसे नहीं देख पा रहे हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देख पा रहे हैं। फिर परमाणु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान है। फिर यहाँ पर हमने कुछ परमाणु के लिए, तत्वों के लिए अलग अलग सिंबल्स पढ़े थे, तो ये वाले सिंबल अभी आपके यूज में आते हैं, तो आप इनके बारे में पढ़ जाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे थे अणु की। अणु किसे कहा जाता है, तो परमाणु परमाणु जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अणु क्या होता है, किसी भी यौगिक का की सूक्ष्मतम इकाई है। जब हम यौगिक की बात करेंगे, किसी भी यौगिक की, तो जो उसकी सबसे छोटी इकाई होगी वो अणु होगी, ठीक है ना। जबकि आप किसी भी तत्व की बात करते हैं तो उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाता है, वहां पर परमाणु हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अणु, किसी अणु का निर्माण दो या उससे अधिक परमाणुओं के बीच रासायनिक बंध उत्पन्न होने के कारण होता है, ठीक है। क्या समझे, अलग अलग परमाणु हैं आपके पास। ऑक्सीजन की बात कर रही हूं मैं, ऑक्सीजन के हमारे पास 2 परमाणु हैं, ठीक है। ये आपस में क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे, रासायनिक रूप से संयोजित होंगे, और किसके फलस्वरूप संयोजित होंगे, जब इनके बीच रासायनिक बंध बनेगा, ठीक है ना। वो बंध अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे किस किस प्रकार की बॉन्डिंग हो रही है। मैं फिलहाल यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉनों को अपना साझा करते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये भी आपका ऑक्सीजन, ठीक है।
यहाँ पर होता क्या है, ऑक्सीजन में आप लोग जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में आपके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। वो 8 इलेक्ट्रॉनों को आप कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन आपकी पहली कोश में आ जाते हैं, पहली कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आप नहीं लिखते। दूसरी कोश में आपके आ जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 2n² के फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। यहां पर बेसिक समझ लीजिए, ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन है इस वाले ऑक्सीजन के, इस 6 इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोश में, 2 तो अंदर वाली कोश में, बाहर वाली कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अष्टक पूरा करना होता है, 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो इस प्रकार से इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इस ऑक्सीजन के, और इस सर्कल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इस वाले ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉनों को साझा किया गया और यहाँ पर बंध का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, बंध का निर्माण हुआ। और बंध के निर्माण से कौन कौन आपस में जुड़े, 2 परमाणु आपस में जुड़े। एक परमाणु ये था ऑक्सीजन का और एक ये परमाणु था ऑक्सीजन का, ठीक है। 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध यहाँ पर बने, उनके फलस्वरूप क्या हुए, आपस में जुड़े। समझ रहे हैं ना, 2 परमाणु रासायनिक बंध बनने के कारण आपस में जुड़े और जुड़ करके उन्होंने क्या बनाया, अणु बनाया, जो कि क्या था, O2, ठीक है। इस प्रकार से एक अणु का निर्माण हुआ, ऑक्सीजन के अणु का। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी भी अणु का जो निर्माण होता है वो दो तो होने ही चाहिए, एक परमाणु थोड़ी जुड़ेगा अकेले। एक परमाणु किससे जुड़ेगा, 2 होंगे तभी 2 परमाणु जुड़ेंगे, या उससे अधिक, 2 से अधिक भी जुड़ सकते हैं। 2 या उससे अधिक परमाणुओं के बीच ये जो रासायनिक बंध बन रहे हैं, जो ऋणीय शेयरिंग होगी, आदान प्रदान हो सकता है कि एक एटम दूसरे को पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। तो उसके कारण जो रासायनिक बंध बनेंगे, रासायनिक बंध बनने के कारण क्या होंगे, जुड़ेंगे आपस में, तब आपका अणु का निर्माण हो रहा है। ओके, तो यही यहाँ पर बताया गया, अणु तत्वों को छोड़ करके किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई, तत्व को छोड़ करके मतलब तत्व में सूक्ष्मतम इकाई हम परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना। उसको छोड़ करके अगर हम यौगिक की बात कर रहे हैं तो वहां पर सूक्ष्मतम इकाई क्या है, आपकी अणु होगा, यानी सबसे छोटी इकाई। अगर मैं कह रही हूं ये जल है आपका पूरा, क्या है ये, वाटर, ये वाटर है आपका, इसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या होगी। एक ग्लास में आपने पानी लिया और आप पानी को देख रहे हो कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो उसका एक अणु होगा। क्या होगा, एक कोई मॉलिक्यूल होगा जिसको आप क्या कह रहे हो, अणु कह रहे हो, H2, ये इसका एक मॉलिक्यूल, एक अणु। इस अणु में सारे गुण विद्यमान होंगे जल के, समझ रहे हो, है तो बहुत छोटा पार्टिकल, लेकिन उसमें इस पूरे जल के सारे गुण विद्यमान होंगे। किस किस से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, यहाँ पर किस प्रकार के उसके भौतिक गुण हैं, वो सभी ये प्रदर्शित करेगा, समझ रहे हैं। तो इस यौगिक का सूक्ष्मतम इकाई क्या हो गई, अणु हो गई, यानी सबसे छोटा पार्टिकल इसका मॉलिक्यूल होगा, अणु जिसे हम कह रहे हैं। ओके, देन जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, हम H2O को ऐसे भी रख सकते हैं स्वतंत्र अवस्था में, ओके। और यह उस पदार्थ के सारे गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि H2O अणु जल के संपूर्ण गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। ओके, किसी भी अणु का निर्माण एक ही तरह के परमाणु, जैसे यहाँ पर एक ही तरह के परमाणु थे ना दोनों, तो अणु का निर्माण हुआ, ये आपका अणु है जिसमें दोनों एक जैसे परमाणु है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के परमाणु, या फिर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और अलग अलग किसी और यौगिक की बात कर सकते हैं जिसमें और ज्यादा अलग अलग परमाणु होंगे। तो अणु का निर्माण, जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन आप बोल रहे हो, वो सेम टाइप ऑफ एटम से भी हो सकती है, एक समान परमाणुओं से भी हो सकती है, इसके अलावा अलग अलग परमाणुओं से भी हो सकते हैं। जैसे H2O के केस में हाइड्रोजन के परमाणु भी हैं और ऑक्सीजन के परमाणु है, ओके, के बीच रासायनिक बंध होने के कारण हो सकता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने अणु के बारे में पढ़ा। अणु बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, आपका परमाणु परमाणु मिल करके अणु का निर्माण बन रहे हैं। एक जैसे परमाणु भी जुड़ सकते हैं आपस में, जैसे ऑक्सीजन में हमने बोला
हाइड्रोजन के केस में आप लोग बोलते हैं, नाइट्रोजन के केस में बोलते हैं, तो वहां पर एक जैसे परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं। ओके, वहीं पर अलग अलग परमाणु आपस में जुड़ करके भी अणु का निर्माण कर सकते हैं। ओके, चलिए इसे नोट करेंगे जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये आपका जैसे हमने वाटर का मॉलिक्यूल बोला, ये H2O है, और इसमें आपके दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हो रहे हैं और आपका H2O की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, ये अलग अलग मॉलिक्यूल है आपके। ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसके अलावा ये अमोनिया हो गया, ये वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। ठीक है ना, अलग अलग आपके अणु हैं। क्या है? ये वाटर यानी जल, H2O, ऑक्सीजन है एक और दो आपके हाइड्रोजन। ये आपका क्या है? अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े। ओके, ये आपका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मीथेन CH4। तो इस प्रकार ये सब अलग अलग, जल आपका एक यौगिक है, उसका ये एक अणु है। अमोनिया एक यौगिक है, ये अमोनिया का अणु है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है, ये उसका अणु है। मीथेन है, ये उसका यौगिक है। तो इस प्रकार से आपके यौगिकों के ये अणु हैं आपके। ठीक है ना, बेसिकली ये समझ लीजिए, जहां पर आपके अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हैं। अब मैं बात करूं H2O की, तो वो हमने पहले ही बता दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इसमें आपके परमाणु हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु है, एक नाइट्रोजन का परमाणु है और 3 आपके हाइड्रोजन के परमाणु है। ठीक है, इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड में एक आपका कार्बन का परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के परमाणु है। मीथेन की बात करेंगे तो एक कार्बन का परमाणु है आपका और 4 इसमें हाइड्रोजन के परमाणु है। तो ये परमाणु परमाणु आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण कर रहे हैं बेसिकली। ओके, चलिए बात करते हैं परमाणुकता की। अब परमाणुकता क्या होती है? देखो, हमने बात की, जब हम किसी भी तत्व की बात कर रहे हैं, उस तत्व में क्या हो रहा है? एक ही प्रकार के क्या है? परमाणु है। अगर तत्व के अणु की बात करें तो एक तत्व में, या आप लिख सकते हो एक तत्व का अणु जो है वह एक समान परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, एक तत्व का अणु वह, जो एक तत्व का जो अणु है वह एक समान परमाणुओं से मिलकर के बना है। इससे क्या समझे? जैसे मैं कोई तत्व की बात कर रही हूँ, अभी हमने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखा, तो हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देख लीजिए। एक तत्व है आपका नाइट्रोजन, इसमें आपके नाइट्रोजन के ही परमाणु है। N2 की बात कर रहे हैं हम। नाइट्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन के अणु की बात करेंगे हम लोग, तो वो अणु में दोनों ही परमाणु किसके होंगे? नाइट्रोजन के होंगे। ठीक है, तो ये तो अणु हो गया और ये क्या हो गए? अलग अलग परमाणु। लेकिन दोनों ही परमाणु कैसे हैं? नाइट्रोजन के ही हैं, यानी एक समान परमाणुओं से मिलकर के बन रहे हैं। ओके,
तो इस प्रकार से हम किसी भी अणु में ये देख रहे हैं कि कितने परमाणु हैं, जितने उसमें परमाणु होंगे, यानी एक अणु में जितने परमाणु जुड़ करके उसका निर्माण कर रहे हैं, परमाणुओं की संख्या जितनी है उतनी ही उसकी परमाणुकता होगी। क्या कहा मैंने कि यहाँ पर किसी भी अणु की जब हम बात कर रहे हैं, उस अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है वही उस अणु की परमाणुकता होगी। अणु की परमाणुकता से क्या समझते हो? अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है। अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन के अणु की बात कर रही हूँ, इस नाइट्रोजन के अणु में कितने नाइट्रोजन के परमाणु है, तो आप कह रहे हैं मैम 2 यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु है, तो इतनी ही इसकी परमाणुकता है, बस ये आपको याद रखना है। और इसी आधार पर आप क्या बोलते हैं, किसी भी अणु को एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुष्परमाणु, बहुपरमाणु, तो इस तरह से आप उसकी परमाणुकता बताते हो। जैसे आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो मैम नाइट्रोजन में 2 परमाणु हैं, एक अणु में 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 2 हो गई। द्विपरमाणु किसको कहा जाएगा? द्विपरमाणु कहा जाएगा तो समझ आ जाएगा कि जो अणु है यहाँ पर उसमें 2 परमाणु नाइट्रोजन। ओके, तो किसी एक अणु में उपस्थित, एक अणु की बात हो रही है, किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, बस इतना याद रखना है आपको। क्या कहा गया है? किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। परमाणु परमाणु जुड़ करके अणु बना रहे हैं ना, तो यही तो कहा गया है। परमाणु में अणु की, आपके अणु में परमाणु कितने हैं? परमाणु परमाणु जुड़ करके, परमाणु परमाणु जुड़ करके अणु बना रहे हैं, तो इस अणु में कितने परमाणु हैं, बस वही आपकी क्या हो गया, इस अणु की परमाणुकता हो। तो किसी एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है या उसको परमाणुकता कहते हैं। इसको नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे अलग अलग तत्व, किस किस तत्व में कितने परमाणु। ओके, चलिए कुछ तत्वों के एग्जाम्पल ले लेते हैं और उनके हम परमाणुकता देखते हैं यहाँ पर कि कितनी है, यानी उनके एक अणु में कितने परमाणु उपस्थित है। अब आपको पता है कि तत्वों की बात कर रहे हैं तो उसमें जितने अणु में परमाणु जो होंगे वो सारे ही एक समान होंगे, ठीक है ना। आर्गन जिसका सिंबल आता है Ar, ठीक है ना, इसकी परमाणुकता होती है एक, एक परमाणु होता है, ठीक है। ये भी एक परमाणु होता है, यानी इस इनके एक अणु में, अगर अणु की बात करेंगे तो उसमें एक ही परमाणु होगा। ऑक्सीजन का तो मैंने अभी आपको बताया था, द्विपरमाणु, और उसी अकॉर्डिंग मैं सिंबल भी लिख रही हूँ उनके, ठीक है। O2 यानी 2 ऑक्सीजन के परमाणु, ये भी द्विपरमाणु होता है। ओके, इसके अलावा अभी हमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल देखा, क्लोरीन, ये भी द्विपरमाणु होता है। ओके, तो ये जनरली आपका अधातुओं में देखा जाता है, ये सारी आपकी अधातुएं हैं
धातुओं की बात जब हम कर रहे हैं तो उनमें जनरली ज्यादातर के एक परमाणु पाए जाएंगे या वो आपस में ही क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ये सारे आपके क्या थे, अधातु थे। सोडियम एक परमाणु, एल्यूमिनियम एक परमाणु, आयन की बात करेंगे वो एक परमाणु होता है यानी लोहा, कॉपर एक परमाणु, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए तो आज के सेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक तो अणु के बारे में बहुत अच्छे से समझा हम लोगों ने, अणु के कॉन्सेप्ट को, मॉलिक्यूल है क्या आपका। उसके बाद हमने बात की यहाँ पर तत्व के अणु की, ठीक है, कोई तत्व है उसका अणु है, उस अणु में किस प्रकार से परमाणु है और कितनी उनकी संख्या है, जिसको हम क्या नाम दिया, हमने परमाणुकता नाम दिया, ओके, परमाणुकता। तो इसको अच्छे से समझ गए परमाणुकता आपकी क्या होती है। आने वाले सेशन में हम यौगिकों के परमाणु, यौगिकों के अणु की बात करेंगे। ये तो तत्व का अणु था जिसमें हमने परमाणुकता बताई, अब यौगिक का भी आपका अणु होता है जिसको आपने यौगिक की सूक्ष्मतम इकाई बोला, उसको समझेंगे, ठीक है ना। और रासायनिक सूत्र के बारे में हम लोग समझेंगे, किसी भी यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। तब तक आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है अच्छे से। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।